नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करेंगे संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ऐसे प्रश्नों की जो कि सभी के जहन में आते होंगे और हो सकता है इन जो डाउटेबल क्वेश्चन है, जो डाउट वाले क्वेश्चन है, उनका जवाब हमें ना मिल पाता हो। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको इन प्रश्नों के जवाब सिखाने की, बताने की। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं और मैं सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपसे भी मैं कुछ चीज़ें सीखूँ। तो पढ़ाने की जगह पर सीखने और सिखाने शब्द को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हम यहाँ सिखा जरूर रहे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा सीखे हुए लोग भी हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो वीडियो हो सकता है देख रहे हों। तो दोस्तों, अगर हमें डाउट्स क्लियर करना है तो डाउट्स क्लियर करने के लिए कोई बुक आपके डाउट्स क्लियर नहीं करेगी। बुक कितना भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करे, लेकिन वो डाउट है तो वो दोबारा आपको बताने की कोशिश नहीं करेगी, वो बोल नहीं पाएगी। लेकिन इन शब्दों का मायने, इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, किसी और का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आप हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब की कोचिंग है, उनका सहारा लेते हों। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, हम उनका सहारा लेते हैं। तो एक कोचिंग क्लास का, एक शिक्षक का एक सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि स्टूडेंट्स की या जो भी सीखने वाले लोग हैं उनके डाउट्स को क्लियर करना। तो कोशिश यही हमारी रहेगी कि आज जो इन क्वेश्चनों से संबंधित डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। दोस्तों, संविधान हमारे देश का एक ऐसा दस्तावेज, इतना खूबसूरत दस्तावेज है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हो सकता है बहुत सारे आलोचक इसकी आलोचना करने वाले भी होंगे, लेकिन वो एक अलग की बात है, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। संविधान जनता के लिए ही बनाया है, जनता के द्वारा ही बनाया गया है, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ही बनाया गया है। तो संविधान जनता का है, सिर्फ जनता का ही नहीं है, जनता के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हमारे देश की ये विडंबना है कि आज भी हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जो संविधान को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और ये सबसे बड़ा एक खतरा है हमारे संविधान के लिए। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो संविधान, एक नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने आइन को जानें, हम अपने उस सर्वोत्तम विधान को जानें जिससे ये सारा संपूर्ण देश चलता है। और ये हमारा जानने का कर्तव्य भी है, हमें जानना चाहिए। और जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाएगा, नहीं जानेगा, तब तक इस देश में जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का जो बेस है कि बेवकूफ़ बना करके पॉलिटिशियन अपना काम निकाल रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो करप्शन है वो भी ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, उस मायने से शिक्षित नहीं हैं, हम वास्तव में शिक्षित नहीं हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं आती हैं। और संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको अगर आप गहनता से अध्ययन करते हैं, इसकी मूल भावना को आप समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो अपने आप ऊपर होगा। और दुनिया की कोई भी ताकत आपके सामने खड़ी हो, आप उसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो शायद आपने पढ़े भी होंगे और उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक तरफ से पूरे क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, उसके बाद एक एक प्रश्न के बारे में मैं यहां पर चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? दूसरा प्रश्न है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तीसरा प्रश्न है, संविधान दिवस को पहले किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? इसके बाद यहां पर देखिए नंबरिंग कुछ गड़बड़ हुई है, मैं सुधार देता हूं। 3 के बाद यहां पर 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और फिर 12। इसके लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूं। तो यहाँ हमने देखा कि संविधान दिवस को पहले किस दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत के संविधान की सबसे बड़ी सफलता क्या है या सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है?
अगला है भारत का और भारत के संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है और ऐसा कहना कितना उचित है, इसकी हम लोग बात करेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है, क्या कारण है कि इतना बड़ा हो गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान को खतरा कैसे है, अक्सर सुनने में आता है भारतीय संविधान को खतरा है खतरा है खतरा है, पर कैसे, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया, क्यों चुना गया उनको, इसकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये किसने कहा और इसके कहने का की भावना क्या थी, परिप्रेक्ष्य क्या था, किस अर्थ के हिसाब से इसको कहा गया। अगला कथन है, स्टेटमेंट है, संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये किसने कहा और ऐसा क्यों कहा, इसकी भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, लेकिन संविधान में जो पहला संशोधन किया गया वो 1951 में किया गया, ऐसा कैसे, जबकि सभी को पता है कि संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ऐसा क्यों कि संविधान की संसद जो बनी उस संसद की पहली बैठक तो 1952 में हो रही है, लेकिन संविधान संशोधन 1951 में ही कर दिया गया, ऐसा कैसे हुआ, उसकी भी बात करेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति को, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको चुना गया था या मनोनीत किया गया था, और चुना गया था तो इनके विपक्ष में किसने चुनाव लड़ा था। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपके मन में भी इनके सवाल आते हों या इनसे संबंधित डाउट्स आते हों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, चूँकि लाइट की व्यवस्था उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा क्लियर ना आए, तो इसकी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, और शुरू से लास्ट तक वीडियो आपको ज़रूर देखना है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। मैं आपसे ये सवाल करूं कि 25 जनवरी को लागू कर दिया जाना चाहिए था, 27 को लागू कर देते, पर 26 जनवरी को ही क्यों। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई थी, पर उसी दिन क्यों दिलाई गई थी, पहले भी तो दिला सकते थे, बाद में भी दिला सकते थे, है ना। ये हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो इसी दिन क्यों लागू हुआ, उसकी बात करते हैं। देखिए बात यह है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अर्थात 15 अगस्त 1947 के पहले की कहानी हम लोग यहाँ देखेंगे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल था उस समय, और पूरी तरीके से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो कांग्रेस पार्टी ही करती थी। और आपने एक स्वराज शब्द भी सुना होगा, स्वराज शब्द की भी मांग की जा रही थी और अंग्रेज़ों से ये मांग की जा रही थी कि हमें आज़ाद कर दिया जाए। तो इसके लिए दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में जो अधिवेशन होता है, उस लाहौर अधिवेशन में आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन होता है, उस लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि हम अब 26 जनवरी को क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्र हुआ नहीं देश, लेकिन हम पहले ही अपने आप को स्वतंत्र करके स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए थे। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ऐसे में क्या हुआ, वो जो कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे उसका महत्व यहाँ ख़त्म, क्योंकि अब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये बात संविधान निर्माताओं ने इस बात पर विचार किया कि जो एक महत्वपूर्ण दिन है 26 जनवरी, उसका तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने विचार विमर्श किया, तर्क रखा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग 26 जनवरी के दिन ही अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू करते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आने वाली पीढ़ियां
आने वाले जो युवा लोग थे, हो सकता है 26 जनवरी के महत्व को भूल जाते। तो उस 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने के लिए ही क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब संविधान पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हो गया था और उसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था, तो फिर जब बन करके 1949 में तैयार हो गया तो 1950 में क्यों लागू किया गया? उसका कारण यही था जो मैंने अभी बताया कि देश आज़ाद होने के पहले ही हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। अब किया क्या गया, चूंकि संविधान बन करके 26 नवंबर को तैयार हो गया पूरी रूप से, तो अब 26 नवंबर का भी महत्व खत्म ना हो, इसलिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी से क्या किया गया, इसको विधि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया और कुछ आर्टिकल जो हैं, कुछ अनुच्छेद वो उसी दिन से लागू कर दिए जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। उस दिन हमने उसको अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया। लेकिन अब 26 जनवरी के महत्व को भी हमें दिखाना था, इसलिए बाकी के जो अनुच्छेद थे उनको हम 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया उनके द्वारा, जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये कारण था कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। उसका कारण ये था कि 26 जनवरी को हम लोग देश आज़ाद होने के पहले ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए ऐसा संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू हुआ, उसके बाद मतलब 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक हम इसको विधि दिवस के रूप में मनाते आए हैं। किस रूप में, किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में। तो अब 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान की बात की जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान की बात की जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था। और ये सिर्फ हमारे कहने से नहीं, संविधान सभा के सदस्यों ने भी ऐसा कहा था, जिनमें से एक सदस्य थे के.वी. राव। के.वी. राव साहब ने संविधान जब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तो वहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा था कि किसने क्या किया है, कैसे किया है। तो वहाँ संविधान सभा के ही एक सदस्य के.वी. राव ने यहाँ तक कहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक ही नहीं बल्कि जननी भी हैं। तो ये हम लोग नहीं, बाकी संविधान सभा के सदस्य लोग भी मानते थे इस बात को। तो उनके इस काम को प्रोत्साहन देने के लिए, सम्मान देने के लिए ही क्या किया गया कि 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब ये जो विधि दिवस है उसको हम, और 125वीं जयंती थी उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके किए गए काम का सम्मान करने के लिए ही क्या किया गया, 2015 को घोषणा की गई कि अब ये जो विधि दिवस है उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान दिवस को पहले किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो मैंने पहले ही इसका आंसर दे दिया है कि संविधान दिवस को 2015 के पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की सबसे बड़ी सफलता क्या है या सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इसकी विशेषता या कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर कई प्रकार की जातियां निवास करती हैं, कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, कई वर्ग के लोग निवास करते हैं। और इतना धर्म, जाति और संप्रदाय और वर्ग में बटे हुए भारत को अगर किसी ने एक करके रखा हुआ है तो वो है हमारा भारतीय संविधान। मतलब इतने विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश का एक कानून है, एक आईन है जो कि पूरे देश को एक साथ चलाने का काम करता है। तो ये इस हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी विशेषता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? बहुत सारे जो संविधान के आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि संविधान में क्या बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 को हुबहू वैसे वैसे रख दिया गया। अन्य देशों से क्या किया गया कि नकल करके इस संविधान को बना दिया गया। तो फिर ये संविधान सभा के सदस्यों ने किया क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया क्या, ये बहुत सारे आलोचकों के सवाल रहते हैं। पर उन सवालों का जवाब मैं उनको देता हूं, वो ऐसे कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम एक अच्छे आदर्श संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, एक बहुत ही सुंदर एक नियम का निर्माण करना चाहते हैं, तो अगर हम किसी से अच्छी चीज़ को लेते हैं तो क्या वो बुरा है? नहीं। हम कहीं से भी, अगर हम देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ बहुत अच्छा। अगर हम प्यासे हैं, हमें भयंकर प्यास लगी है, तो हम जल का स्रोत नहीं देखेंगे कि वो नदी का पानी है, कि वो वो कुएं का पानी है, कि वो हैंडपंप का पानी है, कि वो झरने का पानी है। ठीक, हम स्रोत नहीं देखते हैं अगर हमें प्यास लगी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अगर हमें अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करना है, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है मेरे भाई? अगर हम कहीं से कोई अच्छी चीज़ ले रहे हैं, और इसको एक्सेप्ट किया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, हम अपने संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान लिए हैं जो कि किसी अन्य देश के थे, लेकिन हमने एक बात का ख्याल रखा है। वो ख्याल ये था कि हम दूसरे देश से ली हुई चीज़ों को हुबहू वैसा ही नहीं रख दिए। हमने अपने देश के एटमॉस्फेयर को देखा है, अपने देश के वातावरण को देखा है, इस वातावरण में वो नियम लागू होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें हमने चेंजमेंट किया हुआ है, हुबहू वैसे ही नहीं रख दिया हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुभव से सीख करके अगर हम कोई कदम बढ़ाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? और अनुभव से सीखना सबसे बेहतर होता है। कोई नई चीज़ एक साथ रख दी जाए तो उसका अनुभव हमें नहीं होगा। कोई नया नियम बना दिया जाए तो उसका अनुभव तब होगा जब वो नियम फॉलो होगा, उसके बाद उसमें समस्याएं क्रिएट होंगी, तब वो पता चलेगा। लेकिन पहले से ही कोई नियम बना हुआ है और वो फॉलो हो रहा है, और उसमें जो समस्याएं हैं, जो बुराई हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? उस कानून को ले लेंगे और उसकी जो बुराइयाँ हैं उसको निकाल कर बाहर कर देंगे और अपने में शामिल कर लेंगे। तो इसमें कौन सी बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यह कहना पूरी तरीके से उचित नहीं है कि चीज़ों को उठा करके एक साथ रख दिया गया है। और इसके बारे में और विस्तृत अगर आपको जानकारी लेना है तो मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कि उनको संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संविधान निर्माता कैसे, उसका जवाब उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने दिया है, वहां मिल सकता है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत के संविधान को उधार का संविधान कहना उचित नहीं है, और क्यों कहा जाता है ये भी आपको जानकारी यहां पर मिल गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? तो इसका कारण ये है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका के संविधान को, कि अमेरिका का संविधान तो बहुत छोटा है। तो देखिए दोस्तों, वहां पर जो संघात्मक शासन की व्यवस्था है वो फेडरल वाली है, और हमारे देश में यूनियन वाले संघात्मक शासन की व्यवस्था है। यूनियन का मतलब होता है कि हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, वो राज्य केंद्र से जुड़े हुए होंगे, अलग अपने आप को नहीं कर सकते हैं। वो केंद्र से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के राज्य ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपने आप को भारत से अलग करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। इस तरीके की जहां पर व्यवस्था होती है उसे हम यूनियन वाली व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फेडरल वाली व्यवस्था है, फेडरल वाले संघात्मक शासन की व्यवस्था है। वहां व्यवस्था यह है कि केंद्र का तो अपना एक संविधान है, लेकिन राज्यों का भी अपना अलग अलग संविधान है। अर्थात अमेरिका का कोई राज्य अगर ये चाहे कि हम इस देश से अलग अपना एक देश बनाएंगे, अलग होना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा तो है नहीं। हमारे देश में चूंकि यूनियन व्यवस्था है, यूनियन वाली संघात्मक व्यवस्था है, ये यहां पर आपको जान लेना चाहिए। तो एक चीज, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे हो गया? यहां पर मैंने जो चीजें बताई उसी से रिलेटेड है। मतलब अगर अमेरिका का संविधान छोटा इसलिए है चूंकि राज्यों का अलग संविधान है, सारे राज्यों का अलग अलग संविधान है, तो केंद्र का जो संविधान होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमारे देश के संविधान में केंद्र का भी एक अपना ढांचा है, राज्यों का भी अपना एक ढांचा है, स्थानीय स्वशासन, यहां तक कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। आपने पढ़ा होगा स्थानीय स्वशासन, उसकी व्यवस्था भी
भी यहाँ पर संविधान में ही लिखी गई है। इसके अलावा जो संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, वो भी बड़ा भाग हमारे इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी देश के संविधान में मूल अधिकार होना बिल्कुल लाजमी है, होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी बात की गई है, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। मतलब व्यक्ति को अपने अधिकार तो पता रहते हैं, अधिकारों की वो बात करता है, लेकिन कर्तव्यों की बात वो कभी करता नहीं है। और संविधान में इसीलिए कर्तव्यों को शामिल किया गया है कि आपको अधिकार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे नागरिकों, आपको अपने कर्तव्यों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जब इन चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियसली संविधान बड़ा होगा। इसके साथ साथ हम यहाँ मानवों की बात करते हैं कि इंसानों के अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन हमारे संविधान में पशुओं के अधिकारों की बात भी की गई है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वहां भी यह कहा गया है कि आप इस तरीके से किसी भी जीव को मार नहीं सकते हैं, जीव का संरक्षण करने की बात की गई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तमिलनाडु में एक गेम होता है, कौन सा मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें एक बैल होता है और वो उसमें मतलब उसकी बैलों की लड़ाई भी होती है। एक तो वो वाला गेम है, एक दूसरा है जिससे आदमी बैल से लड़ते हैं, सांड से। तो वो गेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था कुछ समय के लिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे पता है लेकिन नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, आ जाएगा तो बता दूंगा। तो देखिए वहाँ भी रोक लगाई गई कि आप पशु है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ आप गलत करो। तो यहाँ जिस देश के संविधान में पशुओं के अधिकारों की भी बात की जाएगी, उसको भी लिखा जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है संविधान छोटा तो होगा नहीं, उसका आकार तो बढ़ना ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारे देश के संविधान में लिखा गया, और यही एक कारण है कि हमारे देश का संविधान, लिखित संविधान जो है वो दुनिया के अन्य संविधानों से बड़ा है। तो हो सकता है, मुझे ये आशा है कि आपको इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को खतरा कैसे है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान हमारा खतरे में है, खासकर इस समय के वक्त में ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। दोस्तों, संविधान खतरे में कैसे होगा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। दो तीन पॉइंट्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। देखिए, संविधान खतरे में सबसे ज़्यादा कैसे है? सबसे ज़्यादा खतरे में इसलिए है क्योंकि हमारे देश के, भारत के 90% नागरिक जो हैं वो अभी संविधान के बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। सोचिए, मतलब ये कह सकते हैं कि संवैधानिक जो साक्षरता है वो हमारे देश की बहुत कम है। संविधान के बारे में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसको नहीं समझते हैं। यही एक कारण है कि जब संविधान को जानने वाले लोगों की संख्या कम है तो संविधान का जो महत्व है वो अपने आप कम होने लगता है। लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा आएगा जब लोग संविधान को समझेंगे, पढ़ेंगे, मानेंगे और इसके बाद आने वाले अपने आगे के जीवन को वो सुधार सकेंगे। तो एक तो कारण ये है कि संवैधानिक साक्षरता हमारे देश की कम है। दूसरा पॉइंट, हमारे देश का जो विपक्ष है वो एकदम सशक्त नहीं है, बेकार हो चुका है। और जब देश में ऐसी परिस्थिति आएगी कि विपक्ष एकदम बेकार हो जाएगा, विपक्ष सशक्त नहीं रह जाएगा, तो ऐसी स्थिति में संविधान की जो पावर है वो कम होने लगती है। क्योंकि सरकार में संसद में बैठी हुई जो पावरफुल सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग, चूंकि संसद है वो संसद को संविधान में संशोधन करने की छूट है, वो अपने मन मुताबिक संविधान में संशोधन करने लगेगी और उसका विरोध करने वाला विपक्ष वहां पर नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो ऐसी ही हमें दिखाई पड़ती है। तो एक तो इस तरीके से संविधान हमारा खतरे में है। दूसरा, और भी कारणों की बात करें तो जैसे हमारे देश में न्यायपालिका है, जो कि अगर संसद कोई कानून पारित भी कर दे, अगर वो गलत है, लोक व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है, या वो संविधान का उल्लंघन करता है, वो बिल, वो विधेयक, वो कानून, तो ऐसे में न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप करेगी और उसको हटा भी सकती है, उसको नकार भी सकती है। लेकिन कुछ समय से देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है वो अपने आप में ही उलझी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो चयन की, जो उनके नियुक्ति की जो प्रोसेस होती है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दोस्तों सोचिए, जिसको हम न्याय का देवता मानते हो, जिसे हम न्याय का भगवान मानते हो, जिसे हम अपना गॉड मानते हो, उस गॉड के ऊपर अगर अंगुली उठेगी तो क्या होगा, सीधे सीधे हमारे संविधान को खतरा होगा। तो एक चीज ये है, और कई ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है कि ऐसी स्थिति में यह भी देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके फैसलों को लेकर के लोगों ने अंगुली उठाई हुई है। इस वजह से जब न्यायपालिका हमारे देश
का लोकतंत्र का स्तंभ है, हमारे देश के लोकतंत्र का स्तंभ न्यायपालिका है, और वही बिखर जाए तो ऐसे में क्या होगा, हमारा संविधान तो खतरे में जरूर होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं, जैसे कि अगर हम कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जैसे हम महालेखा नियंत्रक परीक्षक बोलते हैं, उसके नियुक्ति में भी एक ये प्रावधान है कि देखिए उसका काम क्या होता है कि सरकार के जितने भी खर्च हैं उनका लेखा जोखा रखना, सरकार ने कहां पर कितना पैसा खर्च किया, कैसे क्या किया, उनके आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो कैग रखता है। लेकिन उसकी अब देखिए यहां पर सबसे कमी क्या है कि उसकी नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर की जाती है। तो दोस्तों सोचिए, जिस मंत्रिपरिषद ने कैग की नियुक्ति की हो तो वो कैग में बैठे हुए अधिकारी क्या करेंगे कि क्या उस मंत्री की संपत्ति की जांच पड़ताल कर सकते हैं? नहीं करेंगे। वो उनके विरोध में कैसे खड़े हों जो कि उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो एक ये थोड़ा सा समस्या, इस तरीके से हमारा संविधान खतरे में हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जिसके ऊपर अभी काफी लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो भी ऐसा लगता है कि किसी न किसी के नियंत्रण में है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारा संविधान खतरे में दिखाई देता है। इलेक्शन कमीशन की बात करें, भारत निर्वाचन आयोग की, तो वो उस सशक्त रूप में अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसमें भी कई सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात को लेकर के हो, वैसे ही जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर की जाती है। तो चुनाव करवाने वाले जो लोग हैं उनकी भी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है, मंत्रियों के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी मंत्रियों के पकड़ में रहते हैं और इस वजह से वो स्वायत्तता के रूप में काम नहीं कर सकते। यहां एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि इसका मतलब हमारा संविधान खराब है। नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, कि संविधान तब बुरा होगा जब उसको मानने वाले बुरे होंगे। संविधान तब बुरा होगा जब उसको मानने वाले बुरे होंगे। जैसे हमारे माता पिता की मूल भावना ये होती है कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना करें। हो सकता है कि उनसे अनजाने में कोई गलती आपके लिए हो जाए, कुछ गलत हो जाए, लेकिन उनकी मूल भावना जो है वो बच्चों के लिए कभी खराब नहीं होती। ऐसे ही संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी और हमारे संविधान की जो मूल भावना है वो हमारे देशवासियों के लिए गलत बिल्कुल नहीं हो सकती है। हो सकता है आज की अकॉर्डिंग, आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो नियम हैं वो इस समय पूरी तरीके से मायने ना रखते हो, उनका मायने कम हो गया हो, उनका महत्व कम हो गया हो, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो भी नियम बनाए उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपने देश के गरीब से लेकर के मजदूर से लेकर के किसानों से लेकर के जितने भी आम नागरिक हैं सभी का कुछ नुकसान हो। ऐसी उनकी फीलिंग नहीं थी, ऐसी उनकी भावना नहीं थी। तब ऐसा क्यों? तो जब ऐसी समस्याएं हैं तो हमें ऐसी चीज सिस्टम को बदल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको नियुक्ति मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। यह सिस्टम थोड़ा सा गलत है, इसको बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो उनके नियंत्रण में आ जाएंगे तो हमारे देश का जो तांत्रिक सिस्टम है वो खराब होने की संभावना रहती है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान खतरे में पड़ जाता है। तो दोस्तों बातें इसमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हो सकता है इतनी सी बातों में आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? दोस्तों इसका आंसर यह है कि फ्रांस और अमेरिका के संविधान सभा में जिस तरीके से व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाया गया था, सदस्यों को अध्यक्ष बनाया गया था, उसी तर्ज पर भारत में भी क्या किया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष को चुना गया। अमेरिका और फ्रांस में क्या किया गया था कि संविधान सभा का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको ही उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो यही जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान सभा में भी लागू कर दी गई और उस समय भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों जब संविधान पूरी तरीके से बनकर के लागू हो गया तो उसमें सबके हस्ताक्षर हो रहे थे। उस वक्त ये इतनी स्थिति इनकी खराब थी कि इनको हेलीकॉप्टर से पटना से लाना पड़ा था सिग्नेचर करवाने के लिए। ये समस्या थी, मतलब ये इतना बूढ़े थे और इतना बुजुर्ग हो गए थे, तो सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में और इसी वजह से इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद और आपको पता है कि 11 दिसंबर को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया जाता है। तो पहली बार क्यों चुना गया?
चूंकि देखिए यहां पर एक चीज और होती है कि जब हमारी संविधान सभा बैठी और संविधान सभा ने अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया, बैठक की कार्रवाई शुरू हो गई, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने इसलिए विरोध किया, उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा बनी है वो हमारे कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बनी है, तो हमारा अधिकार है कि हम जिसको चाहेंगे उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन संविधान सभा की सभी सदस्यों ने एक मत में कहा कि नहीं, हमारे देश का संविधान हमें बनाना है, अपने लिए बनाना है, हम अपने संविधान को बनाने के लिए संप्रभु हैं, तो हम आपके बनाए हुए अध्यक्ष, आपके द्वारा क्यों अध्यक्ष बनाएंगे, हम खुद अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिद कर लेते हैं, भिड़ जाते हैं और वो अंग्रेजों की बात को नहीं मानते। और सही भी है, हम अपने देश का संविधान हमें बनाना है, तो हमें अपने आप में से हमको अधिकार है ना किसको हम अध्यक्ष बनाएं, कि ब्रिटिश सरकार को अधिकार है। तो वो लोग नहीं माने और अपने मन से ही क्या किया गया कि सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है, किसने कहा और क्यों कहा? दोस्तों, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है, ये किसने कहा? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो आप सिर्फ ऑस्टिन याद रखिए, ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। यह ऐसा इसलिए कहा गया कि जैसे कि आपको पता है 389 जो मेंबर थे उसमें से लगभग 208 मेंबर जो थे वो कांग्रेस के थे, मतलब सबसे बड़ा दल के रूप में कांग्रेस ही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यहां ये बात कही गई कि संविधान सभा कांग्रेस है, वहां तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ही है, तो संविधान सभा तो कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि एक ही दल का ये संविधान सभा है और एक ही दल के लिए संविधान बन रहा है ये। तो ये बात ऑस्टिन के द्वारा कही गई थी, लेकिन ये बात पूर्णतः कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं ये एक तथ्य है, लेकिन इसको हम आलोचना के तौर पर नहीं देख सकते हैं, एक तथ्य के तौर पर देख सकते हैं। ये बात सत्य थी, चूंकि सबसे ज्यादा जो मेंबर थे वो कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग के मेंबरों ने बाइकआउट किया था संविधान सभा का, वो सम्मिलित नहीं हुए थे। सेकंड पार्टी के रूप में, सेकंड दल के रूप में, बड़े दल के रूप में मुस्लिम लीग ही थी, लेकिन यहां पर उन्होंने बाइकआउट किया था। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि 208 सदस्यों में से 30 सदस्य ऐसे थे जो कि कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले या कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में या कांग्रेस पार्टी के अंडर में ही वो चुन करके भारतीय संविधान सभा में आए थे। जिसमें से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के थे, वो कांग्रेस से उनका बिल्कुल विचार मिलता जुलता नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बैनर तले, मतलब कांग्रेस की तरफ से चुन करके ही वो संविधान सभा में आए। तो एक एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि बंगाल के जैसर कुलना से वो जीते थे, लेकिन वो जैसर कुलना वाला इलाका बांग्लादेश में चला जाता है और जब तो वहां की सीट खत्म हो जाती है। ऐसे में फिर ये इन समस्या आती है। तो क्या होता है कि कांग्रेस ने फिर क्या किया, इनको बॉम्बे से कांग्रेस ने अपनी तरफ से टिकट देकर के इनको जितवाया और तब जाकर के संविधान सभा में शामिल होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 30 सदस्य थे। तो ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से कि कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। हाँ, इसको हम आलोचना के तौर पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक तथ्य के तौर पर लें तो ये बात सही हो सकती है। चलिए, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो जो 10वां पॉइंट है उसको समझते हैं। देखिए, संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह किसने कहा और क्यों कहा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में, संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यह कहना था विंस्टन चर्चिल साहब का। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था, इन्होंने समझा कि कांग्रेस क्या है, दूल्हा, और चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, दूल्हा बड़ा होता है, दुल्हन को छोटा माना जाता है, तो दुल्हन जो है वो किसको माना? मुस्लिम लीग को। और पूरी जो संविधान सभा है वो पूरी बारात हो गई, वो समारोह हो गया, विवाह समारोह हो गया, है ना। तो चूंकि आपको पता है कि 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। वो स्टेटमेंट ये था कि अगर संविधान सभा का कोई बड़ा भाग संविधान सभा से हट जाता है, अलग हो जाता है, तो ऐसे में फिर जो संविधान बनाया जाएगा वो संविधान हम ब्रिटिश सरकार मानेगी नहीं और न ही उसको लागू किया जाएगा। अर्थात कोई एक बड़ा भाग, और बड़ा भाग कौन था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने इस
इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग के जितने भी 73 सदस्य थे उनको बाइकाट करवा दिया। वो इस संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं। वो इसलिए अड़चन डालने के लिए, चूंकि ब्रिटिश सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर कोई बड़ा भाग संविधान सभा का अलग होता है तो फिर जो संविधान बनाया जाएगा वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, उनका तो इरादा था कि पाकिस्तान बने, इसलिए वो ऐसा उन्होंने किया। तो ये स्टेटमेंट जो है कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। और विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके पश्चात क्या है कि उसके पश्चात फिर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, लेकिन संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। ऐसा कैसे संभव हुआ? आप सभी को इतना तो पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए कि संविधान में अगर संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो इसकी पावर किसके पास होती है? इसकी शक्ति पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। लेकिन यहां संसद तो पहली बार 1952 में बैठी है, लेकिन 1951 में संशोधन किसने कर दिया? कैसे हो गया, जबकि बिना संसद के संशोधन कोई कर नहीं सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि 1947 से ही हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वो दो तरीके से काम कर रही थी, दो रूप में काम कर रही थी। वो कैसे? एक तो वो संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी, और दूसरी तरफ वो संसद की तरह भी काम कर रही थी, संसद के रूप में भी काम कर रही थी। दोस्तों, जब वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी, सुबह मीटिंग, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। लेकिन जब वो संसद के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर साहब उस समय उस संसद के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। तो दोस्तों, यही एक कारण है कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा का जो अलग गठन हुआ, उसके बाद जो बैठक हुई, उसके पहले ही चूंकि संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी, और इसीलिए संविधान सभा को ये अधिकार था, चूंकि वो संसद के रूप में भी काम कर रही थी, तो उसने क्या किया, 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया। और संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं उसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहां पर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो यहां मैं कुछ बता देता हूं, जैसे कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 31 का और खा को जोड़ा गया, और भी कई ऐसे संविधान के जो आर्टिकल हैं जिसमें संशोधन किया गया। तो यह संविधान में संशोधन 1951 में पहली बार किया गया। कैसे किया गया? चूंकि संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी, इसलिए ऐसा हो गया। जबकि देखा जाए तो एक संसद जो है, एक अलग संसद के रूप में ही, जब संविधान सभा खत्म हो गई, सिर्फ संसद का निर्माण हुआ, तो संसद ने जब पहली बार बैठक की थी तो वो 13 मई 1952 को की थी। तो हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की हो और आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति को चुना गया था या मनोनीत किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इसमें डाउट रहता है। हम ये तो पता कर लेते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ये बताइए कि उनके विपक्ष में कौन चुनाव लड़ा था, चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, कैसे चुनाव हुआ होगा, वो निर्वाचित हुए थे या मनोनीत हुए थे? लेकिन हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का मनोनयन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डाउट आज आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनको मनोनीत नहीं किया गया था, बल्कि उनका निर्वाचन हुआ था, बाकायदा निर्वाचन हुआ था। वो अलग की बात है कि वो उनके खिलाफ किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया था, बाकायदा पर्चा निकाला गया था, बाकायदा जितने भी प्रोसेस होते हैं चुनाव के, वो सारे प्रोसेस किए गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं आया। कह सकते हैं कि वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लेकिन निर्वाचित हुए थे, ना कि मनोनीत हुए थे। अर्थात उनका चुनाव हुआ था, ना कि ऐसे ही वो मनोनीत कर लिए गए हों। तो मनोनीत होना और निर्वाचित होना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत देखिए यहां पर कोई चुनाव नहीं होता, ना कोई जनता उनको वोट दे करके वहां तक भेजती है। संसद जिसको चाहती है
अपने मन मुताबिक, लेकिन मन मुताबिक भी नहीं, राज्यसभा में हम देखते हैं जो 12 सदस्य होते हैं वो विषय विशेषज्ञ होते हैं, है ना, विज्ञान से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित, खेल से संबंधित, कला से संबंधित, तो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि उनको शामिल किया जाता है उस आधार पर, तो उनको मनोनीत किया जाता है क्योंकि उनका कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन यहां पर बाकायदा पर्चा दाखिल किया गया था, चुनाव की प्रोसेस को अपनाया गया था, वो एक अलग की बात है कि चुनाव में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। तो याद रखिए कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किया गया था, मनोनयन नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ डाउट्स वाले क्वेश्चन थे 12 जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, फिर भी अगर कोई पॉइंट्स छूट गया हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप उसके लिए कमेंट्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जब हमारा परिवार बढ़ता है तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। इस बात को समझते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।